अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक ब्रांड न्यू कोर्स लेकर आया हूं और ये कोर्स बहुत कम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है डिटेल के अंदर। ये कोर्स क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को एक केमिस्ट्री की ब्रांच कंसिडर किया जाता है। जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उसी तरह से न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अगर मैं कहूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो ये गलत नहीं है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शायद ही कोई और सब्जेक्ट है इतना इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मजे की बात यह है, कोई इसमें रट्टा सिस्टम नहीं है। रट्टे वाली चीजें कौन सी हैं जो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, लाइक 2% मैं कह लूँ या 3% कह लूँ, वो चीजें आपको याद करनी होंगी। बाकी 96-97% जो चीजें हैं वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस हैं। और ये बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है। ये कोर्स थोड़ा लंबा हो सकता है, लाइक इसके लेक्चर नंबर 20 तक हम जा सकते हैं, 25 तक जा सकते हैं। वो अब डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसी में से चीजें निकल के आती जाएंगी मेरे सामने। वो जो चीजें निकलती जाएंगी वो फिर मैं वीडियो की लेंथ देखूंगा। अगर वीडियो लंबी हो रही हुई तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, उसके बाद अगले वीडियो के अंदर वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। देखें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से क्या पता चल रहा है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, लाइक न्यूक्लियस का इसमें कुछ रोल है। इसमें हम लोग जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। एक एटम जो होता है, एटम को अगर मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं तो एटम किससे मिलके बना होता है? एटम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक उसके अंदर आउटर स्फीयर होता है। ऐसी ही बात है। देखिए, सपोज करें मैं यहां पर एक एटम की एक रफ सी शेप में ड्रॉ करता हूं। इस तरह से हम एटम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एटम को अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ये है और ये आउटर स्फीयर है। यानी कि जो सेंट्रल होल होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? वो क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? आउटर स्फीयर। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसी तरह अगले शेल में, फिर इस तरह अगले शेल में। ये सारे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यही है जनरल रिप्रेजेंटेशन एक एटम की। डेफिनेटली यही है। अब न्यूक्लियस और आउटर स्फीयर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एटम। आउटर स्फीयर यानी कि इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस, आउटर स्फीयर तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहली चीज तो क्या है? सेंट्रल होल है ये। ठीक है, सेंट्रल होल इन द एटम। जो सेंट्रल होल होता है इन द एटम, उसको हम क्या कहते हैं? वो न्यूक्लियस है। अब इसका जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा। अब सपोज करें ये एक एटम है, ये अगर इसका आउटर स्फीयर है तो यहां पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा। इसका रेडियस कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यहां पे इसको मैं रब कर देता हूं। ये बात यहां तक क्लियर है। आउटर स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन का तो हमने नाम सुना है, सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अलावा जो आउटर स्फीयर होता है एक एटम का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। टोटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो नॉर्मली हम डिस्कस करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर स्फीयर में प्रेजेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, डिस्कशन किसके ऊपर होगी?
न्यूक्लियस के ऊपर होगी। तो आउटर स्फीयर को यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना है, जो चीजें डिस्कस करनी है, जो समझनी है, वो किस में समझनी है? न्यूक्लियस के अंदर समझनी है। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है। आगे मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं कहूं कि 80% लोगों को नहीं पता होता, तो ये गलत नहीं है। और मोस्टली 80% लोगों को ये चीजें नहीं पता। अब अगर सपोज करें मैं यहां पे एक एलिमेंट लिखता हूं, कोई भी रैंडम, सपोज करें मैं उसको एक्स से डिनोट करता हूं। एक्स एक एलिमेंट है। कोई भी आप एटम देखते हैं, एलिमेंट देखते हैं, यहां पे उसकी कुछ चीजें लिखी होती हैं और यहां पे भी कुछ चीजें लिखी होती हैं, ए और यहां पे जी। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सबके यहां पे ऊपर एक चीज लिखी होगी, यहां पे भी एक चीज लिखी होगी। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर। दो चीजें होती हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। नीचे वाले क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। बात क्लियर होगी। अब ए जो होता है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जी जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी कि प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करते हैं जी के साथ, न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं एन के साथ ही, न्यूक्लियॉन्स को हम डिनोट करते हैं ए के साथ। जो भी एटॉमिक मास होता है किसी एलिमेंट का, वो एक्चुअल में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर आप देखेंगे इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 27 होगा और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 13 होगा। एल्यूमिनियम है। 27 का क्या मतलब है? इट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि ये ए है। 13 का क्या मतलब है? यानी कि 13 इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। फिर इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन। कितने हैं? 27। और सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं? 13। तो पीछे न्यूट्रॉन कितने बचे? 14। न्यूट्रॉन 14 है, तो ही इन दोनों ने मिलके 27 नंबर को कंप्लीट किया। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि ऊपर एटॉमिक मास जितना भी होगा वो उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। मैं यहां पे सिर्फ कहूंगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आपने समझ जाना है कि ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 13, यानी कि जी की वैल्यू क्या है? 13। ए क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 27। और न्यूट्रॉन को यहां पे हम लोग शो कर सकते हैं। वैसे ये रफली आप अपनी आसानी के लिए, मैं भी ऐसे किया करता था, जो न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनको आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा। 13 है तो यहां पे न्यूट्रॉन 14 है, तो दोनों मिलकर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने बनाए? 27। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी। इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल भी यहां पे कोट करता हूं। सपोज करें नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना है? 14। अब यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे क्या आएंगे? ये भी 7 होंगे, तब जाके 7 + 7 14 बनेगा। तो आप यहां पे अपनी आसानी के लिए लिख दीजिएगा 7। ये रफ मार्क में करना है, नीट में ये नहीं करना। अगर आपने एग्जाम दे रहे हैं तो एक साइड के ऊपर रफ वर्क के आप ये अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, क्योंकि आगे जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको ये आसानी होगी। अब ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए। थोड़ा आगे मूव करते हैं, यहां से मैं इसको रब करता हूं, मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता क्या है। न्यूक्लियस से रिलेटेड तो है, न्यूक्लियस के अंदर जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं वो हमने डिस्कस की हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस and transformations in the nuclei of atoms। ठीक है, अब मैंने यहां पे तीन चीजें लिखी हैं, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस, जो न्यूक्लियाई के अंदर होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वो सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इनको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक इनका बता देता हूं। अब रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे किसी भी एटम के, या तो वो अल्फा डीके करेंगे या बीटा डीके करेंगे या गामा डीके करेंगे। सारी की सारी चीजें हम डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके to become stable atomic nuclei। ठीक है, यानी कि या वो अल्फा डीके करेगा, बीटा डीके करेगा, गामा डीके करेगा और वो स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 है और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट में है, तो उसके साथ मैं MB लिखूंगा। सिर्फ समझा रहा हूं, आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन होगी। अब ये क्या है, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। ये क्या करेगा, गामा डीके करेगा और ये कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्टेबल है। प्लस अब इसने गामा डीके किया तो ये गामा रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है। अब कोबाल्ट 60M जो मेटा स्टेबल स्टेट में था, इसने गामा रेडिएशंस को रिलीज किया और कन्वर्ट किस में हो गया, कोबाल्ट 60 न्यूक्लियाई के अंदर, और ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ये फिनोमेना क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी का, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, और उसको मूव करने में तीन तरह के प्रोसेस वो यूज कर सकता है वो न्यूक्लियाई, या तो वो अल्फा डीके करेगा, बीटा डीके कर सकता है या गामा डीके कर सकता है। इन तीनों में से कोई वो प्रोसेस फॉलो करेगा, और फॉलो करते जब जैसे ही वो प्रोसेस फॉलो करेगा तो एज अ रिजल्ट वो स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हुआ रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्चुअल में ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। एक होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर एटॉमिक न्यूक्लियाई टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास यूरेनियम है। यूरेनियम क्या होता है, 235, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 235। अब एक न्यूट्रॉन इसके पास आता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236 में। ऑब्वियस ही बात है, 235 में जब एक न्यूट्रॉन ऐड होगा, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक और न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो क्या होगा, 236 में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, इसने किसी ना किसी तरह कन्वर्ट होना है स्टेबल में, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा और एज अ रिजल्ट में
स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक होगा बैरियम, एक होगा क्रिप्टॉन। बैरियम 144, क्रिप्टॉन 89। ठीक है, यानी कि फिशन रिएक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर एटॉमिक न्यूक्लियाई टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। लार्जर एटॉमिक न्यूक्लियाई तो यूरेनियम का अनस्टेबल था, ये क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ इसका और दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। इसमें क्या है कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे और एक लार्जर एटॉमिक न्यूक्लियाई स्टेबल जो होगा वो फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक ड्यूट्रियम मैं लेता हूं। ड्यूट्रियम क्या होता है? हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 1 है। अब ये ड्यूट्रियम के अंदर ऊपर इसका जो एटॉमिक मास है वो 2 होता है। और एक मैं ट्रीटियम लेता हूं, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 3 होता है। ड्यूट्रियम और ये ट्रीटियम। ठीक है, अब ये क्या हुआ? इंटरमिक्स हुए दोनों। इंटरमिक्स होके इन्होंने क्या बनाया? ये 5 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आ गए? 5। पहले कितने थे? ये 2 और ये 3, दोनों इंटरमिक्स हुए, ये 5 आ गया। अब ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 के अंदर, प्लस न्यूट्रॉन इसने रिलीज कर दिया और ये क्या बन गया? हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब ये हीलियम है, यानी कि 4 इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। ये रहे, ये अनस्टेबल था और ये कन्वर्ट हो गया इसमें। यानी कि हुआ क्या कि ड्यूट्रियम एक स्मॉलर न्यूक्लियाई था, ट्रीटियम भी एक स्मॉलर न्यूक्लियाई था। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? एक लार्जर न्यूक्लियाई बनाया हीलियम का। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इसी के साथ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसकी रीजंस क्या होती हैं? डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये थी आज की वीडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री 01, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कशन की इसके बेसिक्स के ऊपर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशंस कैसी होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कितने तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं, अल्फा डीके, गामा डीके और बीटा डीके। देन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दी है। आने वाली वीडियोस के अंदर इन्हीं को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और मूव करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशंस के ऊपर। एक न्यूक्लियस की कौन कौन सी क्लासीफाई होती है, एक न्यूक्लियस को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, देन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर स्पेशल अल्फा डीके, गामा डीके, इसको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री 02 के अंदर। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।